नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी और मैं हूं आपके साथ माहिरा गौहर। स्वागत है आप सभी का मुंसिफ टीवी के खास प्रोग्राम बड़ी खबर में। राजधानी दिल्ली इस वक्त खौफ में है। 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट का मिलना, चांदनी चौक में एक धमाका और अब एक ही दिन में 2 बार धमकियां। सुबह 2 बजे सीआरपीएफ स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी का कॉल आया और फिर दिल्ली की 4 अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिनमें रोहिणी, पटियाला हाउस, 30 हजारी और साकेत कोर्ट शामिल है। बता दें, आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की ओर से आए एक मेल में बम की धमकी की सूचना मिली थी। उधर जानकारी मिलते ही पुलिस ने एक्शन तेज कर दिए हैं और पूरी दिल्ली में हाई सिक्योरिटी अलर्ट हो गया है। और यहाँ पर गौर फरमाने वाली बात यह भी है कि आज लाल किला ब्लास्ट के एक आरोपी की पटियाला हाउस में पेशी होनी थी और ठीक पहले इस तरह की धमकी भरे कॉल आए। हमारे साथ इस मामले में बातचीत करने के लिए डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफिसर राजन कोचर और आगे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मुमताज आलम रिजवी भी जुड़ेंगे। सर, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका मुंसिफ टीवी में। राजन जी, सूत्रों के मुताबिक ये ईमेल जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के नाम से भेजा गया था, लेकिन तलाशी में संदिग्ध सामग्री की कोई बात सामने नहीं आई है। क्या लगता है, पहले धमाका फिर बार बार धमकियां क्या इशारा कर रही हैं? सुरक्षा की दृष्टि से इसे कैसे परखा जाना चाहिए? धन्यवाद, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया जी। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि अभी जो एक सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जो बन गया है, कोई भी ऐसी चीज को या आपका जो कॉल होती है या इस टाइप की धमकी होती है, लाइटली नहीं लिया जा सकता। और दुश्मन का मकसद भी एक्चुअली ये है कि पुलिस के रिसोर्सेज को स्ट्रेच करें। कई बार हम इसको फौज में डाइवर्जनरी टैक्टिक्स भी बोलते हैं कि हमला कहीं और पे करना चाहते हैं और बताते हैं कि कहीं और पे हमला इसको होगा। तो इस टाइप की डाइवर्जनरी टैक्टिक्स भी हमने देखा है इस्तेमाल होती है। तो अभी, और अगर हम इसका खुलासा करें, स्कूल्स हैं, सीआरपीएफ के स्कूल्स हैं, रोहिणी का एरिया है जी, जहां पे ये धमकी आई है और इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये एक फोक्स कॉल, बिकॉज कुछ ठोस वहां से हासिल नहीं हुआ, सर्च हुआ उस एरिया का। तो ये एक बेसिकली तरीका है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को स्ट्रेच करने का, अननेसेसरी उनको इसको बिजी रखने का। और मुझे लगता है कि बहुत जरूरी होगा इस कॉल को ट्रेस करना, बिकॉज कई बार ये आपका वॉइस ओवर इंटरनेट कॉल होता है, VoIP कॉल जिसको बोलते हैं, जो जिसका आप लोकेशन ट्रेस नहीं कर सकते, कहां से ये कॉल हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर आप एक व्हाट्सएप कॉल करते हैं जी, तो ना तो कॉल वो आपकी रिकॉर्ड होती है और ना ही आपको पता चलता है कि वो कॉल इसको कहां से ओरिजिनेट हुई है या जो इस टाइप का। तो एक उसकी आइडेंटिटी जो है वो हम ढकी जाती है। तो अब जो आने वाले वक्त में हमको ये देखना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट एक सबक है दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि जितने भी एरियाज हैं, आपके सीसीटीवीज वहां पे फंक्शनल होने चाहिए, बिकॉज हमने देखा है और एक पास एक्सपीरियंस भी रहा है कि सीसीटीवी होते हैं कई एरियाज में, पर वो फंक्शनल नहीं होते, बिल्कुल वर्किंग नहीं होते हैं। एक सीसीटीवी ऑडिट, इसको मैं रिकमेंड करूंगा गवर्नमेंट को, दिल्ली गवर्नमेंट को और दिल्ली पुलिस को, ये जो मिलके करना है, दिल्ली गवर्नमेंट और दिल्ली पुलिस को मिलके ये अभियान निकालना है। एक सीसीटीवी ऑडिट आपको करना पड़ेगा। दूसरा, जो आपकी क्विक रिएक्शन टीम्स होती है, जिसको हम QRTs बोलते हैं, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो आपका पुलिस हेडक्वार्टर्स है, वहां पे QRTs आपकी ऑलरेडी प्लेस होती है कि अगर कोई भी इंसिडेंट या आपका सूचना आ जाए तो वो एक ऐसा दस्ता है, वो 24/7 हथियार के साथ और गाड़ी के साथ तैयार है।
2 मिनट का उसको टाइम चाहिए, वो लोग अपनी गाड़ी में अपना बैठ जाते हैं, हथियार एमुनिशन वगैरह उनके पास सब कुछ होता है, और वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पे उनको पहुंचना हो। तो रिहर्सल्स करना, आप जितना आप इसका रिहर्सल्स अपना करेंगे सिक्योरिटी ड्रिल्स का, आपकी एफिशिएंसी उतनी ही बढ़ेगी। तो दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि दिल्ली पुलिस को कॉन्स्टेंटली अपने आप को तैयार अपना रखना है रिहर्सल्स करने। तीसरा जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मुद्दा, बिकॉज हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को स्टेट गवर्नमेंट, जो हमारी एक नेशनल लेवल पे एनआईए है, तो जो स्टेट लेवल पे भी एजेंसीज है उनके साथ तालमेल अच्छा होना चाहिए, और जो भी खबर मिले, चाहे वो corroborated हो या अनकॉरोबोरेटेड हो, वो इंफॉर्मेशन शेयर करने की बहुत जरूरत है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि एक नॉन डिस्क्रिप्ट इंफॉर्मेशन भी ये आपको ऐसा लगता है कि अरे यार ये इंफॉर्मेशन तो कोई ग्रेट नहीं है, बट कई बार वो इंफॉर्मेशन ही आपका एक सोर्स हो जाता है आपको एक अटैक को रोकने के लिए। जी। तो मैं इसको मानता हूं कि ये बहुत टेस्टिंग टाइम है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। इस तरीके का बॉम्ब होक्स आता है तो इसमें पेरेंट्स की काउंसलिंग भी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, बिकॉज कई बार जो है पेरेंट्स के ऊपर भी दबाव पड़ेगा, जैसे कि अब जैसे एक सीएमए के स्कूल में अगर एक इसको किसी ने बताया कि बॉम्ब रखा हुआ है, तो अब ये मीडिया में आ गई इसको न्यूज। अब हो सकता है कि स्कूल ने टाइमली इंफॉर्मेशन पेरेंट्स तक नहीं पहुंची, और पेरेंट्स जब इसको सुनते हैं तो उनमें एक खौफ पैदा हो जाता है, बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर देंगे। तो ये एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है जिस तरीके से इसको हैंडल करना चाहिए, और इसमें कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और एक आश्वासन भी देना जी पेरेंट्स को कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, और आपके बच्चे पूरी तरीके से सिक्योर हैं। जी ठीक है राजन, मैं मानता हूं कि कुछ ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो मैंने आपको भी बताए हैं, तो जो इनके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। जी बिल्कुल, राजन जी आएंगे आपके पास। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी भी जुड़ गए। मुमताज जी, आपको क्या लगता है कि सीआरपीएफ स्कूलों और तीनों कोर्ट को एक ही दिन ईमेल की धमकी मिलना इत्तेफाक है या किसी संगठित योजना का संकेत? देखिए, ये जो खबरें आई हैं जी, ये वाकई चौंकाने वाली हैं। बिल्कुल। अब ये किस वजह से है, क्या है, ये जब जांच होगा, इसकी पूरी जांच की जाएगी तो पता चलेगा, और ये एजेंसियां उसमें लग गई हैं। लेकिन ये सही है कि जिस तरह का मुल्क का माहौल बन रहा है, और दिल्ली में जिस तरह के धमाके हुए या जो धमाका इस बात पे पकड़े गए, उससे ये लगता है कि बहुत बड़ी साजिश मुल्क में हो रही है, और इस पर नजर रखना ये हुकूमत की जिम्मेदारी और हमारी भी जिम्मेदारी। लेकिन थोड़ा से हमें पीछे जाना पड़ेगा। अभी बड़ी अच्छी बातें हैं, पेरेंट्स भी, हम भी कहते हैं कि अपने बच्चों का वालिदैन ख्याल रखें, कहा जाते हैं, और रखते भी हैं, समझे कि नहीं रखते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन अब बताइए, पुलवामा में जब हुआ तब कैसे, कौन ख्याल रखेगा वहां पर, किस तरीके से? वहां पे तो पब्लिक प्लेस में या कुछ इस तरीके से हुआ नहीं। फिर आ जाइए, हमने उसमें जांच कैसे आया, क्या हुआ, अभी तक मेरे ख्याल से रिपोर्ट नहीं आई। फिर पहलगाम हो जाता है। पहलगाम में तो सब बाहर के लोग गए थे, वहां पे टूरिस्ट थे, वहां पे जिसकी जिम्मेदारी थी सिक्योरिटी की, जिस तरीके से क्या वो सिक्योरिटी थी। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। देखिए, दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, और पूरा मुल्क इस मामले में हुकूमत और देश के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, मतलब कि मुल्क में कहीं भी कोई भी कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो घूमने जाए या आर्मी ऑफिसर रास्ते में जा रहे हैं, कहीं पर भी बम धमाका हो सकता है। जी, इस बात को लेकर देखिए क्या माना जाए, हमारी सरकार जो है उसने कहा कि हमने नोटबंदी इसलिए की
ताकि आतंकवाद रुक जाए। आतंकवाद नहीं रुका, 370 खत्म किया कि आतंकवाद रुक जाए, आतंकवाद नहीं रुका। तो कहाँ कमी रह जा रही है, कहाँ से ये चूक हो जाती है। और खास तौर से ऐसे वक्त में आप देखिए कि जब पाकिस्तान की पूरी नजर हम पे है, बिल्कुल, जब हम ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चला रहे हैं, ऐसे में तो हमें बहुत अलर्ट होना चाहिए। पीएम मोदी ने ये बात कही भी थी कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा अभी। वही मैं कह रहा हूं, तो ऐसे में हमें बहुत अलर्ट होना चाहिए था। इसके बावजूद आप सोचिए कि दिल्ली में अभी आपकी सरकार, हरियाणा में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, कश्मीर में सिक्योरिटी आपके पास, भले ही वहां पे सरकार उमर अब्दुल्ला की हो, लेकिन क्योंकि वो जो है अब मुकम्मल राज नहीं है, तो वहां जो सिक्योरिटी और पुलिस सारा निजाम जो है वो किसके पास है, वो मरकज के पास है। तो हर जगह आपकी सरकार है, और इतना विस्फोटक आ गया यहाँ फरीदाबाद तक, कैसे आ गया? फिर अभी और कंफ्यूजन हो गया। कल एनआईए ने, आपने देखा कि 3 डॉक्टर्स और एक जो फर्टिलाइजर की तजारत करता है, दिनेश सिंगला या क्या नाम है जी, 4 लोगों को बरी कर दिया। दिनेश सिंगला के पास से क्या पाया गया था, बता रहे थे कि अमोनिया नाइट्रेट जो है वो पाया गया, वो ताजिर है, और बाकी उनका कोई कनेक्शन नहीं। तो अब ये बताना चाहिए ना, फिर धमाका खेज मादा सारा आईडीएक्स तो है नहीं, तो है क्या? बहुत सारी चीजें अभी पेचीदगियां जो है वो मेरे ख्याल से हैं, लेकिन बहुत ही संजीदा मौजू है, बहुत ही अहम मौजू है। कुछ भी हो, लेकिन लाल किले के पास जो धमाका हुआ उसमें जो लोग मारे गए 13 लोग, ठीक है, तो उनके घर वालों से पूछिए जाकर के क्या बीती, या फिर जो खौफ का माहौल पूरी दिल्ली में। कल एक साहब कह रहे थे, मैं डिबेट में गया जी, तो वो कह रहे थे कि मैं रेड लाइट पे अपनी गाड़ी खड़ी करते हुए डर रहा था कि पता नहीं कहां से धमाका हो जाए। जी जी, एक के बाद एक। अगर ये खौफ पैदा हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल, इस वक्त राजधानी दिल्ली में लोग दहले हुए हैं डर से। नहीं, तो कौन इस बात को जो एतमाद पैदा करेगा? कैसे? आप देखिए कि अभी बिहार में इलेक्शन खत्म हुआ है, पूरी मरकजी सरकार के तमाम मंत्रियों को बंगाल की जिम्मेदारी दे दी गई। आप देखिए पॉल्यूशन जो दिल्ली में, जिसकी वजह से कोई एक बंदा आपको नहीं मिलेगा जिसको खांसी ना आ रही हो, जिसको गले में पेन ना हो, लेकिन कोई है उस पर बात करने वाला, कोई है उस पर चर्चा करने वाला। कोई बुलाई गई हंगामी मीटिंग कि भाई इसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे इसको तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो बिल्कुल गैर संजीदगी का मुजाहरा होता है, आपने कहा कैमरा, ये सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तभी बातें क्यों होती हैं कि जब कोई हादसा हो जाता है, वरना तो आप स्टेशनों पे चले जाइए, आप देखिए बगैर ऐसे ही लोग घुस जाते हैं, कोई नहीं देखने वाला, जो वहां पे पुलिस बैठी हुई है मोबाइल अपना देख रही, व्हाट्सएप चेक कर रही, आप जाके देखिए क्यों ऐसा होता है, क्यों अलर्टनेस नहीं होती है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं, मैं कहता हूं सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तमाम लोगों की ये भी कहता हूं, अक्सर मैं देखता हूं जैसे ही चेकिंग होती है, उसमें अगर किसी ने टोपी उठा के देख लिया या शेरवानी पलट के देख ली तो लोग शिकायत करने लगते हैं, वो वायरल करने। अरे भाई क्यों नहीं चेक होगा? तब चेक होना चाहिए। जब हम स्टेशन पे जाते हैं तो जामत तलाशी नहीं होती, जब हम एयरपोर्ट पे कहीं सफर के लिए जाते हैं तो क्या हमारी बेल्ट नहीं खोल दी जाती, जूते मोजे नहीं उतारे जाते? तब तो हम बहुत खुश रहते हैं, तब हम नहीं कहते। लेकिन ऐसे मामले में जब चेक होता है, शिकायत किस बात पे? आप कोऑपरेट कीजिए। तो इस तरह की चीजें जो है, जब भी सिक्योरिटी मसला हो, मैं कहता हूं फुल्ली कोऑपरेट कीजिए। चलिए ठीक है, रिजवी साहब आएंगे आपके पास, और राजन जी से भी थोड़ा कुछ सवाल ले लेते हैं। राजन जी, सीआरपीएफ स्कूल, कोर्ट, पब्लिक एरिया, जैसा कि लाल किला में हमने देखा कि लाल किला के एरिया में धमाका हुआ, ज्यादातर ये एरिया जो होते हैं काफी बिजी रहते हैं, और एक साथ टारगेट करना किस तरह का पैटर्न या सुरक्षा चुनौतियों को दर्शाता है, इसके बारे में क्या कहेंगे कि ऐसी जगहों को टारगेट करना? देखिए, बहुत आसान होता है क्रिटिसाइज करना जी सिक्योरिटी फोर्सेस को। अब टेररिस्ट को तो एक ही अटैक में अपना हासिल करना है। हमने तो इसको 9 अटैक्स अगर आपने इसको विफल अपने किए हैं,
वो 9 अटैक्स के बारे में कोई बात नहीं करेगा, वो खाली एक अटैक के बाद उस बारे में बात करेगा उसको नजर अंजाम किया। जिस हिसाब से आपकी रिकवरीज हुई 2900 केजी आपका अमोनियम नाइट्रेट और इतने सारे बम बनाने की जो आपकी जो डेटोनेटर्स और आपके इनिशिएटर्स ऐसी चीजें पकड़ी गई है, तो वो कौन क्रेडिट उसका लेगा जी? इसकी किसकी वजह से ये सब हुआ है? नहीं, जिस तरह की एरियाज को ये टारगेट कर रहे हैं, ये पैटर्न क्या कहलाएगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, इसका पैटर्न देखिए आप, इट इज एज सिंपल एज दैट जी। जो ये हासिल करना चाहते थे, बिकॉज इनकी प्लानिंग थी 6 दिसंबर में, और 32 गाड़ियां इन लोगों ने तैयार कर रखी थी, डिफरेंट लोकेशंस में इनके बंदे पहुंचे हुए थे, और एक पूरी ये प्लानिंग थी कि एक दहशत का माहौल भारत में ये लोग क्रिएट करेंगे, और इनकी पूरी प्लानिंग को सिक्योरिटी फोर्सेस ने खत्म कर दी। तो अब एक डेस्परेशन है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो होक्स कॉल आ रहे हैं, ये स्टेज की चीजें हो रही है, हाई कोर्ट में भी आ रहा है, उधर भी आ रहा है, ये एक सेंस ऑफ डेस्परेशन है इनमें, बिकॉज ये जो करना चाहते थे ये एक्चुअली कर नहीं पाए, और जिस स्केल में करना चाहते और सिक्योरिटी फोर्सेस ने टाइमली एक्शन ले, तो इनके सारे मंसूबे नष्ट हो चुके। अब देखिए, अभी रोज हम सुनते अरेस्ट हो रहे हैं और ये लोग पकड़े जा रहे हैं, डिफरेंट एरियाज में इनको पकड़ा जा रहा है। और आपकी अल फला यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी, कैन यू इमेजिन, जहां पे लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए, इसको डॉक्टर्स की वहां पढ़ाई होती है, उनको एक सोक्रेटिस ओथ दिया जाता है डॉक्टर्स को, इसको जाने बचाने के लिए, इसको मारने के लिए नहीं। तो जब इस तरीके की चीजें सामने आ रही है, तो अभी वक्त आ गया। देखिए, 2 चीजें होती हैं, एक सिक्योरिटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए कि या तो आप हर एक जगह नाकाबंदी लगा दीजिए, तो जो उससे एक्चुअली क्या होगा, उससे लोगों को बहुत तकलीफ होती है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, दिल्ली की जो एंट्री बाहर के स्टेट से कितनी जगह से होती, और जो ट्रैफिक आता है दिल्ली में रोज आता है, हजारों गाड़ियां आती, तो इसका मतलब है कि अगर मैं बॉर्डर के ऊपर नाकाबंदी करूंगा तो 6 घंटे लगेंगे गाड़ी को अंदर आने के लिए। तो ये चीजें भी देखनी पड़ती है। सी, यू हैव टू बैलेंस द टू। और जो मैं आपको इंटेलिजेंस की बात कर रहा था, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क जब तक अच्छा नहीं होगा, और एक आपको 100% 24/7 आपको इंफॉर्मेशन अगर आपको नहीं मिलेगी, तो आप टेररिस्ट के एक स्टेप पीछे चलेंगे। चलिए, ठीक है। तो आपको जो टेररिस्ट के एक स्टेप आपको आगे चलना है जी, तो उसके लिए आपको अपनी इंटेलिजेंस को और पुख्ता करने की जरूरत है। मुमताज जी, दिल्ली जैसी हाई सिक्योरिटी राजधानी में इस तरह की धमकियों का बार बार आना किस व्यवस्था की कमजोरी को दिखाता है आपके ख्याल में? ये कमजोरी नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल से जैसा कि अभी हमारे एक्सपर्ट ने ये बात कही जी, तो बिल्कुल सही है कि तैयारी तो थी, बड़े धमाके की इसमें दो राय नहीं है। और मैंने कई डिबेट में अपने कहा कि जिन एजेंसियों ने पकड़ा उनको यकीनन सैल्यूट, लेकिन बात ये है कि एक तरफ तो हम सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने पकड़ा, लेकिन ये जो चूक हुई है इस पे भी तो सवाल उठेगा ना। ऐसा नहीं सवाल नहीं उठेगा, ये क्यों हो गया? और आज जिस तरह से पूरा टेरराइज किया जा रहा, हमारे ही वजीर आजम जब अपोजिशन में थे तो क्या कहते थे कि जब सरहदें मजबूत होती हैं तो देश में धमाके नहीं होते। तो आज अगर पलट के सवाल किया जा रहा है तो क्या सरहदें कमजोर हैं?
तो इसमें बुरा लगने वाली बात तो कोई है नहीं। अगर कमजोर ना होती तो पुलवामा कैसे होता, पहलगाम कैसे होता, दिल्ली में लाल किले पे कैसे हो जाता, या इतना सब कुछ। अब वो ठीक है, जो ट्रैफिक के निजाम बनाया वो बिल्कुल सही है, लेकिन बात सिर्फ वही चेकिंग तो नहीं है। खुफिया विभाग हमारा, जो इंटेलिजेंस विभाग है, वो इन सब की जिम्मेदारी होती है। फिर अभी आप जाइए हरियाणा से, एक बॉटल शराब भी अगर आप लेकर के इस पार आ जाए तो बताइए, नहीं ला सकते। सिक्योरिटी होती है, चेकिंग होती है, तो कैसे चूक हुई, क्या हुई, मैंने कहा ना कि इसकी जांच हो रही है, जांच होगी तो पता चलेगा। लेकिन हर बार बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े बयानात देना और हर वक्त सियासत करना, ये बुरी बात। मैंने कहा ना कि आप देखिए कि जिस तरह से हुकूमत को काम करना चाहिए, पूरी कैबिनेट जो है चुनाव में लग जाती, पंचायत तक के चुनाव में कैबिनेट के वजीर लगा दिए जाते हैं। क्यों भाई? उनको हुकूमत भी करने दीजिए, उनको मुल्क में जो उनका काम है वो भी करने दीजिए। रिजवी साहब आएंगे आपके पास। बिहार में बैठे हुए थे रिजवी साहब, हमारे गृह मंत्री। जी रिजवी साहब, वक्त की कमी है, आएंगे आपके पास। राजन जी भी हमारे साथ हैं, उनसे सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ सवाल जानेंगे। राजन जी, जो धमकियां आई हैं वो ईमेल के जरिए आई हैं, लेकिन अभी तक ईमेल किसके जरिए आया है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो इस मामले से जुड़े एक सवाल थे कि साइबर ट्रैकिंग और ईमेल फॉरेंसिक के मामले में भारत की क्षमताएं कितनी मजबूत हैं और क्या ऐसे मामले में और सुधार की जरूरत है? बहुत अच्छा एक्चुअली सवाल आपने पूछा है, बिकॉज कई बार ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताता हूँ। साइबर फ्रॉड मेरे साथ भी हुआ था और मैं पुलिस स्टेशन गया था, उसका आज तक नहीं पता चला, 2 साल हो गए उस चीज। तो जो हमारी व्यवस्था है आज, डिजिटल अरेस्ट होते हैं, हम उसको रोक नहीं पा रहे, और डिजिटल अरेस्ट के शिकार अक्सर पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं, ये भी एक लोग हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे तो कमी है ना, बिल्कुल, कहीं ना कहीं पे तो गैप है जी। ये जो टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड को अवेलेबल है, वो हमारी पुलिस के पास क्यों नहीं है, मुझे बताइए। जी बिल्कुल, एआई का दौर है, चीजें इतनी एडवांस हो गई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और लोग जो उधर बैठे हैं अपने ओहदों में, अभी उनको समझना है कि ये जो साइबर एजुकेशन है, इंटेलेक्चुअल एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी का दौर है। देखिए आपके जो एक रेवोल्यूशन आ चुकी है टेक्नोलॉजी की, और उस हिसाब से आपको अपने लोगों को ट्रेन करने की जरूरत। टेक्नोलॉजी आ जाती है, आप उसको खरीद लेते हैं, अब उसका इस्तेमाल भी तो होना चाहिए, और इस्तेमाल के लिए आपको मैन पावर चाहिए, आपको लोग चाहिए जो उस टेक्नोलॉजी को समझ सके। तो इसीलिए मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जो भी टेररिस्ट है या जो हमारा एडवर्सरी है, वो हमसे एक स्टेप आगे आने की कोशिश करता है। और तभी हम देख रहे हैं ऑफलाइन एप्स का, मैं एक छोटा सा आपको जिक्र करूंगा। पुंछ और रजौरी में जितने अटैक्स हुए थे सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट, वहां पे ऑफलाइन एप्स का इस्तेमाल हो रहा था। चाइना से ये एप्स आए हुए हैं और हम इनको इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे। हमारी एनटीआरओ लगी हुई है, हमारी सारी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारी लगी हुई है, पर हम इसको पकड़ नहीं पा रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आ जाता है कि हम क्यों नहीं पकड़ पा रहे। हमारे पास कोई पैसे की कमी नहीं, अगर आपके पास कोई टेक्नोलॉजी अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको लेके आइए और अपने लोगों को ट्रेन कीजिए। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की जो पुलिसिंग है। ये आपको मैं एग्जांपल दूंगा स्कॉटलैंड यार्ड का। स्कॉटलैंड यार्ड अपने पूरे एरिया को अपने डिस्ट्रिक्ट्स में उसने बांट रखा है और उस डिस्ट्रिक्ट्स की पूरी डिजिटल मैपिंग हो रखी है और उनको पता है कि कौन सी जगह ज्यादा वनरेबल है और कौन सी जगह कम वनरेबल है। तो इस हिसाब से आपको अपनी
पुलिसिंग में टेक्नोलॉजी को एक अपडेट नए स्तर तक लेके आना। बिल्कुल, जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, हमसे जुड़ने के लिए राजन जी और रिजवी साहब, आप दोनों का। आप दोनों ने अपने अपने बातों को रखा और इससे पब्लिक को भी जो है काफी अवेयरनेस मिली। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बताते चले कि दिल्ली पहले से दहला हुआ है और लगातार आते धमकी भरे कॉल दिल्ली वासियों को और परेशान कर रहे हैं। हमने इस मामले पर सुरक्षा मामलों के जानकार से बात की और जानने की कोशिश की कि इससे किस तरह से निपटा जा सकता है और देश की राजधानी के लिए इस तरह की घटना देश के लिए कितना बड़ा थ्रेट है। इस मामले में जो भी अपडेट होगा मुंसिफ टीवी लगातार आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।